हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार की समस्याएं आपकी और समाधान हमारा के एक और एपिसोड में। आइए क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल लेते हैं। ये पूछ रहे हैं सुंदर जी उड़ीसा से कि सर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में से किस में इन्वेस्ट करें और कैसे करें। देखिए सुंदर जी, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप की डेफिनेशन क्या है और फिर अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना है। मेरे अनुसार स्मॉल कैप एक वो बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, 6 8 10 महीने का है या 2 4 5 साल का है या हार्डली 10 12 13 15 साल का है। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी है। ये बच्चा अभी 2 साल से 15 साल तक का है। इसको आप मार्केट की भाषा में समझ लें तो जिसकी मार्केट कैप 100 200 करोड़ से लेकर 1000 1500 करोड़ रुपए है, वो एक स्मॉल कैप बच्चा है, स्मॉल कैप कंपनी है, ये अभी पैदा हुई है। अब अगर हम मिड कैप कंपनीज की बात करें तो मिड कैप कंपनीज वो हैं जिनकी मार्केट कैप 1800 2000 करोड़ रुपए से लेकर के 15 20 25 हजार 30 हजार करोड़ रुपए तक की है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें, समझने के लिए, तो ये वो बच्चा है जो 18 साल 16 साल से लेकर 20 24 25 साल 26 साल तक 30 साल तक की उम्र का है। अब आगे चलते हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो हैं जिनकी मार्केट कैप 40 50 70 हजार करोड़ रुपए से लेकर के 1.5 2 लाख करोड़ रुपए तक की है, वो लार्ज कैप कंपनीज हैं। इसको अगर हम अपनी भाषा में समझने के लिए समझें तो ये वो बच्चे हैं, वो लोग हैं जिनकी उम्र 28 30 साल है और ये 40 50 साल तक की उम्र के बीच के लोग हैं। अब एक और कैप है मार्केट में जिसकी कोई बात नहीं करता, मेरे हिसाब से वो डबल लार्ज कैप है, जिनकी मार्केट कैप मार्केट के संदर्भ में 2 4 5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 10 12 15 लाख करोड़ रुपए तक की कंपनीज की मार्केट कैप है, जिनकी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो डबल लार्ज कैप है। इसको अगर हम अपने तरीके से समझें तो ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 55 60 साल की उम्र की है, ये सीनियर सिटीजन्स हैं, और 70 80 साल तक की उम्र तक के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं ये सब जो मैंने कंपैरिजन किया उम्र का और मार्केट कैप का, ये मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि आपका सवाल था कि किस में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में या डबल लार्ज कैप के अंदर। तो यहाँ पर अब समझने वाली बात दोस्त ये है सुंदर जी कि एक बच्चा जो भी पैदा हुआ है वो 2 साल 5 साल का है। आप उसके हाव भाव, उसका नेचर, उसकी काम करने की क्षमता या उसकी मेंटल एक्यूरेसी को देखकर आप उस पर बेट लगा रहे हो कि हो सकता है ये बच्चा कल को डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और जीवन में खूब तरक्की करे। ऐसे ही आप एक स्मॉल कैप कंपनी जो 200 500 करोड़ रुपए की है, आप उस पर बेट कर रहे हो कि ये कंपनी बड़े होकर 50 हजार करोड़ की या 1 1.5 2 लाख करोड़ रुपए की हो जाए। मैं ये बोलता हूँ कि इस बच्चे को एक बार बड़ा हो जाने दीजिए, इसको अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर लेने दीजिए, जिसमें हम 8वीं 10वीं 12वीं तक की बात करते हैं कि एक बार 10वीं क्लासेस की पार हो जाए, ये बच्चा पता चल जाए कि ये हर बार डिस्टिंक्शन से पास होता है, ये टॉप करता है या ये फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, और उसके बाद आप इस पर बैट कीजिए। अब जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो 10वीं 12वीं तक फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहा था, जब वो कॉलेज जाएगा और वो मिड कैप कंपनी बन जाएगा, 23 24 साल का हो जाएगा, वो आईआईटी में जाएगा या डॉक्टरी करेगा या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करेगा या कुछ और करेगा, तो जरूरी नहीं है ये वहां पर जो बच्चा 10वीं तक फेल हो रहा था या 10वीं तक लटक लटक के पास हो रहा था, वो जरूरी नहीं है कि जब मिड कैप कंपनी बनेगा या जब वो आईआईटी में जाएगा या कोई अच्छी हायर एजुकेशन लेगा तो वहां पे भी वो लटक लटक के करेगा। हो सकता है तब वो और अच्छा हो जाए, वो टॉप करना शुरू कर दे। और सिमिलरली जो बच्चा 10वीं तक टॉप कर रहा था, हो सकता है वो मिड कैप जब बने, वो 23 24 साल का हो, तब वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दे, वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, वो पास होना छोड़ दे, वो किसी और गलत संगत में पड़ जाए। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बार इस बच्चे को अपने आप को प्रूव कर लेने दीजिए, तब उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए। आपके आजू बाजू 200 500 करोड़ के 2 4 5 साल के बहुत सारे बच्चे हैं आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपके नोन में। आप उन बच्चों पे अभी बैट मत कीजिए। उस बच्चे को स्कूल जाने दीजिए, एक बार वो अपनी हाई स्कूलिंग खत्म कर ले, कुछ नंबर ले आए, एक बार उसकी आप रिपोर्ट कार्ड देख लें, 2 4 बार आप उससे मिल लें, फिर आप थोड़ा सा उस पर बैट कीजिए कि अब ये कॉलेज की तरफ जा रहा है, तो यहाँ कॉलेज जाकर के भी ये अच्छा परफॉर्म कर ले, उसके फर्स्ट ईयर के नंबर आएंगे, थर्ड ईयर के आएंगे, फिर वहां पर वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है या उसको एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब मिल गई है, तब उसके ऊपर आप और बैट करें। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आंख बंद करके उस बच्चे पर 2 साल का जो है उस पे उस टाइम पे बैट मत कीजिए, उसको 20 21 साल का हो जाने दीजिए। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर काम करने की क्षमता है, उसको अपने आप को
ऊपर लेकर के जाना है तो अभी उसके पास 80-90 साल तक की उम्र बची है। आप आज 2-5 साल में उस पर इन्वेस्ट मत कीजिए, उस बच्चे को 20 साल 18 साल का हो जाने दीजिए, तब थोड़ी सी अपनी पूंजी लगाइए। वो 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, तब तक वो अपने आप को प्रूव कर देगा, तब उसके अंदर और पैसा लगाइए। तब वो 30 साल से 50 साल का हो जाएगा, लार्ज कैप की तरफ जब बढ़ेगा तब उसके अंदर और पैसा लगाइए। तो सिस्टमेटिक वे में चलिए, आंख बंद करके ये सोच करके कि हर बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, और 10 बच्चों में से आज आप चुन लें कि मान लीजिए आप जिस बच्चे को चुन रहे हैं वो बड़ा होते होते निकम्मा हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि स्मॉल मिड कैप या लार्ज कैप से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आप इसको दूसरे संदर्भ में समझिए कि एक बच्चा जो भी पैदा हुआ है, पैदा होते ही उस पर पैसा मत लगाइए, चाहे वो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ है। जरूरी नहीं है डॉक्टर के घर में पैदा होने वाला डॉक्टर ही होगा। हर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है, हर इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बनता है, हर एंटरप्रेन्योर का बच्चा एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है। हर आदमी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसको पहले प्रूव कर लेने दीजिए और फिर सिस्टमेटिक वे में उसके ऊपर पैसा लगाइए और धीरे धीरे चलते चले जाइए। और जहां तक बात है लार्ज कैप की या डबल लार्ज कैप की, उन सीनियर सिटीजन से दूर रहिए, क्योंकि उनकी 60 साल की उम्र वो क्रॉस कर चुके हैं। अब उनकी ग्रोथ स्टेगनेंट है या वो धीरे धीरे इसी तरीके से अपनी जिंदगी जिएंगे। अगर हम एक एवरेज मान लें कि 90 साल 100 साल तक की उम्र है, तो आप उस लार्ज कैप पे पैसा मत लगाइए जो अपनी 60-70 साल तक की उम्र बिता चुका है। अब उसके पास सिर्फ 20 साल ही बचे हैं और वो एक स्टेगनेंट ग्रोथ के साथ चलेगा, उसमें तरक्की नहीं होगी। तरक्की वहां पर होगी जो बच्चा अपने आप को प्रूव कर चुका है और अभी उसके पास समय भी बचा है। तो वो कौन हुआ? बाजार के संदर्भ में मिड कैप कंपनीज हुई। लेकिन उन मिड कैप्स में भी जल्दबाजी मत कीजिए, पहले उस बच्चे को परफॉर्म कर लेने दीजिए, अपने आप को साबित कर लेने दीजिए। एक बार उसने साबित कर दिया कि वो हायर सेकेंडरी के अंदर 80% मार्क्स लाया, फिर वो कॉलेज गया, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है और उस कॉलेज के अंदर भी वो शरारतें कम कर रहा है और पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान है और वो हर अपने सेमेस्टर के अंदर डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है, तब उसके ऊपर धीरे धीरे बैठ करते चले जाइए और इस मिड कैप को लार्ज कैप बनने दीजिए, तो आपका पैसा ग्रो होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या अल्ट्रा लार्ज कैप से मतलब नहीं है। मतलब ये है डेफिनेटली अगर पैसे को ग्रो करना है तो स्मॉल से मिड कैप के बीच में ही रहिए, लेकिन पहले मिड कैप के बच्चे को मिड कैप कंपनीज को साबित कर लेने दीजिए और अकॉर्डिंगली धीरे धीरे पैसा लगाइए और तरक्की के रास्ते पर चलिए। ये चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये मोहक जी हैं इम्फाल से। ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं कि सर अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 11% लोग ही सक्सेस के रास्ते पर हैं, क्या ये अच्छा है या बुरा है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। 11% जो सक्सेस रेट है मेरे हिसाब से अगर आप माने तो बहुत अच्छा है। ऐसा किसी भी ट्रेड या किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में कहीं पे भी नहीं है। मैं आपको एक डाटा के साथ इस चीज़ का जवाब देता हूँ। हमारे देश में यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल लगभग 20 से 23 लाख लोग देते हैं और सिर्फ 1 से 1.5% उसके अंदर पासिंग परसेंटेज है। अगले एग्जाम की तरफ अगर आप चलो, जो कि बहुत एक बड़ा नामी एग्जाम होता है, नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको एमबीबीएस करने के लिए बच्चे देते हैं, उसमें हर साल लगभग 20 से 21-22 लाख बच्चा बैठता है और उसके अंदर पासिंग परसेंटेज आप देखोगे सिर्फ 54-55 हज़ार सीटों के लिए 20 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो पासिंग परसेंटेज हार्डली 2-3-4% हुआ। अगला एक और एग्जाम आप बात कर लो जेई की या सीए की, इनके अंदर भी लगभग 10 से 15 लाख बच्चा हर साल पेपर देता है और पासिंग परसेंटेज यहाँ पे भी 2 से 4% की है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ आप ऑफिशियल डाटा गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक इतने अच्छे एग्जाम हमारे जो देश के हैं उनके अंदर पासिंग परसेंटेज कितना है? 4 से 5% का हाइयर साइड, नहीं तो 1 से 2% में कहानी निपट जाती है। अब इसी तरीके से आप किसी एंटरप्रेन्योरशिप में देख लें तो आप अपने सबसे पहले आप अपने आजू बाजू देखें कि आपके आसपास अगर एक कॉलोनी में जहां आप रहते हैं वहां पे ग्रोसरी शॉप हर कॉलोनी में होती है। आप उसका कंपैरिजन कर लीजिए कि एक कॉलोनी के अंदर कितनी ग्रोसरी शॉप्स हैं और उसमें से कितनी चल रही हैं। तो आप पाएंगे कि अगर आपकी कॉलोनी में 10 ग्रोसरी शॉप्स हैं तो उसमें सिर्फ 1 या 2 या 3 ही ऐसे हैं जो पैसा बना रहे हैं, बाकी सब मक्खी मार रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज कितनी निकली? 2 से 4-5% की। अब आप आगे चलिए, अपनी मार्केट में आप देख लीजिए, शेयर बाजार में आप किसी भी कैटेगरी में चले जाइए, किसी भी फील्ड की 8, 10, 15, 20 कंपनियां उठा लीजिए और उस 20 कंपनियों के अंदर देख लीजिए टॉप पे कौन सी हैं। तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो अगर आप हर चीज़ को अपने आजू बाजू देखेंगे और आप ये पाएंगे कि पासिंग परसेंटेज हर चीज़ के अंदर ही 7 से 8% हाइयर साइड पर है। तो अगर हमारे शेयर बाजार के अंदर हम यहाँ पर 11% लोग सक्सेस के रास्ते पे हैं तो ये तो अच्छी बात है।
अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 11% की सक्सेस को क्या हम आगे ले जा सकते हैं? तो यहाँ पर ले जाना, इस सक्सेस रेट को बढ़ाना तो बहुत आसान है। सिर्फ उसके लिए आपको 3 काम करने हैं। अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना है, अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है, अपने मेंटल एनालिसिस के ऊपर काम करना है। तो हम सभी उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं जो सक्सेस के रास्ते पर चल सकते हैं। तो आइए क्यों ना ठाने कि हम इस 11% के सक्सेस रेट को और आगे लेकर के जाएं और वाकई दुनिया को प्रूव करें कि ये शेयर बाजार कोई गलत जगह नहीं है, यहाँ पे भी पैसा बनाया जा सकता है और सक्सेस के रास्ते पर चला जा सकता है। तो अगर आप मेरे से पूछें पर्सनली इस डाटा के बेस के ऊपर और एक पर्सनल फैक्ट्स के ऊपर, तो मेरा मानना यह है कि ये 11% सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, किसी भी तरीके से गलत नहीं है। और ये 11% को हम चाहें तो और आगे ले जा सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने भी आपके सामने रखी। तो 11% सक्सेस रेट जो हमें हमारी मार्केट ने दिया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसा सक्सेस रेट किसी भी ट्रेड में, किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। ये आप भी बात जानते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहे हैं अभुदय वाराणसी से कि क्या सर बिना वॉल्यूम के काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है अभुदय जी। हम यहाँ पर करते हैं प्राइस एक्शन, प्राइस एनालिसिस, प्राइस बिहेवियर को जब हम पढ़ते हैं तो प्राइस एक्शन थ्योरी जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, वो क्लियरली हमें बताती है कि हमें किसी भी तरीके के वॉल्यूम को देखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम का प्राइस एक्शन स्टडी के अंदर कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। जब हम प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं तो हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, इंडिकेटर की, ऑक्सीलेटर की, डाटा की, वॉल्यूम की, ग्लोबल विदेशी बाजारों की, किसी भी तरीके की चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल काम किया जा सकता है वॉल्यूम के बिना। वॉल्यूम का प्राइस एक्शन स्टडी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल पूछ रहे हैं रघु जी चेन्नई से, एक सर क्या बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स में इस समय इन्वेस्ट करना सही है? देखिए रघु जी, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, सबसे पहले आप ये बात समझिए कि जो बैंकिंग है, फाइनेंस है, ये किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होता है और इसके बिना चलना किसी भी इकोनॉमी के लिए इम्पॉसिबल है। सो फाइनेंशियल्स या बैंकिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। आईटी के बिना काम चल सकता है, मेटल के बिना कुछ समय काम चल सकता है, सीमेंट के बिना भी शायद कुछ समय काम चल सकता है। ऐसी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कुछ समय के लिए उनके बिना काम चल सकता है। लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। अब सवाल यह है कि इस समय पर इसमें इन्वेस्ट करना सही है? समय बाजार के अंदर हर समय ठीक होता है। सिर्फ शर्तें दो हैं कि आप लॉन्ग टर्म की सोचें, प्लस अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर अभी भी वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रही हो। कोई चीजें बहुत ओवर वैल्यूड हो वहां पर ना ध्यान रखें। हर समय बाजार के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, लगभग हर सेक्टर के अंदर, कि जहां पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बताती हैं कि उनके अंदर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत है, हाई वैल्यू हो जाने के बाद भी उनके अंदर वैल्यू फॉर मनी बची है। तो वहां पर आप फोकस करें। अगर पर्टिकुलरली फाइनेंशियल्स की आप मेरे से पूछ रहे हैं तो यहाँ पर जो मेन 3 चीजें देखने की होती है, नंबर 1 ROA, जिसको रिटर्न ऑन एसेट बोला जाता है, कि कोई भी फाइनेंस कंपनी या कोई भी बैंकिंग सेक्टर का बैंक अपने एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न कमा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनका कॉस्ट ऑफ मार्जिन कितना है। और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फाइनेंस सेक्टर के अंदर देखा जाता है कि इनके NPS कितने हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो इसमें पहली 2 चीजें, रिटर्न ऑन एसेट और कॉस्ट ऑफ मार्जिन, अगर किसी भी अच्छी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी का बढ़ रहा है तो वो अच्छा है, और NPS उनके घट रहे हैं तो ये और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। तो आप ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढें और उनमें बेहिचक इन्वेस्ट करें, सिस्टमेटिक वे में चलें, और जहां पर आपको वैल्यू फॉर मनी दिखती हो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हैं संकल्प जी, भोपाल से पूछ रहे हैं कि सर आपके कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा है, इसमें तो आईफोन आ जाता है। चलिए, सबसे अच्छी बात तो सबसे पहले ये है संकल्प जी कि हमारे कोर्स की वर्थ आपने आईफोन से कंपैरिजन किया, जो कि बिल्कुल ठीक है। हमारा कोर्स आईफोन के बराबर ही है। हमारा कोर्स सैमसंग फ़ोन या नोकिया या किसी और तरीके के 8-10 हज़ार रुपये वाले फ़ोन के मुकाबले नहीं है। बिल्कुल हमारा कोर्स आईफोन कैटेगरी का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने कहा कि जितनी फीस आप हमें देंगे उसके अंदर तो आईफोन आ जाता है। ये चॉइस आपकी है कि आपको एक बार आईफोन खरीद कर एक डेप्रिसिएटेड आइटम खरीदना है, या वही पैसा एक ऐसी जगह लगाना है जहां पर आप
खुद के लिए भी और अपने परिवार वालों के लिए भी हर साल लेटेस्ट आईफोन खरीद सकें, अगर थोड़ी सी आप मेहनत करें वो एजुकेशन ले लेने के बाद। और ये सब बातें हम खुद जानते भी हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर आती है अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए तो हम अप्लाई नहीं करते। हम अपने बच्चे को 15 से 20 साल स्कूल भेजते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन कराते हैं, कितना पैसा हम खर्च करते हैं, और उस पैसे के अंदर ना जाने कितने ही आईफोन आ जाएं, लेकिन फिर भी हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सब इन्वेस्टमेंट कर लेने के बाद बच्चा खुद हर साल आईफोन खरीदने लायक हो जाता है और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर लेता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कहूँगा, आप अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करते समय ना सोचें, चाहे आप कहीं से भी सीखें, आप अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करें, डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई को अप्लाई करें, सिस्टमेटिक वे में चलें, तो आप खुद भी आईफोन हर महीने खरीदने लायक हो जाएंगे और अपने बच्चों के लिए और अपने नॉन के लिए भी खरीद पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और लास्ट में एक और चीज़ कि अच्छी चीज़ें तो हमेशा महंगी होती हैं, जैसे आईफोन महंगा है, डेफिनेटली हमारा कोर्स भी महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आईफोन से जब आपने कंपैरिजन कर ही लिया है तो फिर आप ज़्यादा सोचें नहीं, आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिलेगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कुमार जी हैदराबाद से कि सर प्लीज़ मेड डेली वीडियोस ऑन क्रूड गोल्ड सिल्वर जस्ट लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ज़रूर कुमार जी, आने वाले दिनों में कोशिश हमारी पूरी रहेगी, हम कुछ इस तरीके का प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है समय की बहुत तंगी है, उसकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहीं तक ही रखते हैं आज, अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे फाइन, थैंक यू वेरी मच।